हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सब। नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम साहब। आप देख रहे हैं दोस्तों एग्ज़ाम पार अब की बार यूट्यूब चैनल, और मैं हूं विनोद फौजदार, आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। साथ ही आपसे निवेदन करता हूं कि आप अभी तक हमारे परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो हमारे परिवार का एक हिस्सा बन जाइए, हमारे यूट्यूब परिवार का हिस्सा बने। इस लाल बटन जो दी रखी है वीडियो के नीचे सब्सक्राइब वाली, इस पर आप क्लिक करें, इसे सब्सक्राइब करें और बगल में दी हुई घंटी वाली बटन पर भी क्लिक करें, जिससे कि हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब भी करें। आइए शुरू करते हैं, पहुँचते हैं अपने टॉपिक पर। नमस्कार मित्रों, आज हम अध्याय 4 के राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल का अध्ययन करेंगे, जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के क्लास 6 की हमारा राजस्थान नाम की किताब के हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, राजस्थान का में प्रस्तर युग का अवशेष किन नदियों के किनारे प्राप्त होते हैं? तो प्रस्तर युग कहते हैं पत्थर के युग को, यानी कि पाषाण युग को, जो उस समय पत्थर के हथियार थे, पत्थर के ही औजार बनाए जाते थे, उस समय को प्रस्तर युग कहते हैं। तो राजस्थान में प्रस्तर युग के अवशेष किस नदियों के किनारे पर मिलते हैं? तो ये बनास नदी के किनारे पर, गंभीर नदी के, बेड़च नदी के किनारे पर और चंबल नदी के किनारे पर मिलते हैं। बनास, गंभीर, बेड़च और चंबल नदी के किनारे पर। ये बना लग गया है, बनास है। नेक्स्ट, धातुओं में मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया था? तो तांबा धातु का उपयोग किया था। मानव ने सर्वप्रथम तांबे का उपयोग करना स्टार्ट किया था। राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष जो है कालीबंगा, गणेश्वर और आहड़ सभ्यताओं से प्राप्त होते हैं। कालीबंगा से, गणेश्वर से और आहड़ सभ्यता से। नेक्स्ट है, राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त होते हैं? वो क्वेश्चन रिपीट हो गया है। कालीबंगा, गणेश्वर और आहड़ से। कालीबंगा सभ्यता किन नदियों के किनारे पे स्थित थी? तो कालीबंगा सभ्यता जो थी दृष्टवती और सरस्वती नदी के किनारे पे थी, जिसका बाद में नाम घग्गर नदी से भी जाना जाता था। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो कालीबंगा सभ्यता की खोज अमलानंद घोष ने की थी। कालीबंगा सभ्यता का राजस्थान के किस जिले से संबंधित था? ये हनुमानगढ़ जिले से संबंधित था कालीबंगा सभ्यता। अमलानंद घोष की सभ्यता की पहचान के बाद कालीबंगा से उत्खनन करने वाले कौन थे? के बाद उत्खनन करने वाले कौन थे? यानी कि अमलानंद घोष ने सभ्यता की पहचान करी और इसके बाद उत्खननकर्ता कौन थे? तो इसके बाद उत्खननकर्ता थे बीबी लाल, डॉक्टर बीबी लाल और बीके थप्पड़, ये उत्खननकर्ता थे। कालीबंगा सभ्यता वर्तमान में किस नदी के किनारे है? तो वर्तमान में कालीबंगा सभ्यता घग्गर नदी के किनारे पर। कालीबंगा में नालियाँ किसकी बनी होती थी? तो नालियाँ कालीबंगा में लकड़ी और ईंटों से बनी हुई होती थी कालीबंगा के अंदर। नेक्स्ट है, कालीबंगा में मकान बनाने के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता था? तो कालीबंगा में ईंटों का उपयोग किया जाता था मकान बनाने के लिए। कालीबंगा में अग्नि वेदिका कहाँ पर बनी हुई थी? तो कालीबंगा सभ्यता के अंदर अग्नि वेदिका मिली है, जो कहाँ पर बनी हुई होती थी? ये घर के बाहर चबूतरे पर बनी हुई होती थी, चबूतरे पर पाई है। कालीबंगा की नगर नियोजन व्यवस्था किस सभ्यता के समान थी? तो ये सिंधु सभ्यता के समान थी, इसलिए इस सभ्यता को सिंधुकालीन सभ्यता भी कहते हैं। सिंधुकालीन सभ्यता है कालीबंगा की जो सभ्यता है। कालीबंगा से प्राप्त नगरों में कृषि कहाँ की जाती थी? नगर से बाहर, नगर की चार दीवारी से बाहर की जाती थी कृषि। आज भी जैसे हम गाँव से बाहर खेत करते हैं, उसी तरह से यहाँ पर कालीबंगा में नगरों से बाहर खेत किए जाते थे खेती। गाय के मुख वाले काले प्याले किस सभ्यता से प्राप्त हुए? गाय के मुख के समान काले रंग के प्याले जो कालीबंगा से मिले हैं हमें। तांबे के बैल की मूर्तियां भी कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। और कांसे का दर्पण किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है? ये भी कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। किस सभ्यता से हमें हाथी के दांत के बनाए हुए कंघा प्राप्त हुआ है हाथी के दांत का? तो कालीबंगा से ही प्राप्त हुआ है। कालीबंगा सभ्यता का विनाश किस कारण से हुआ था? यहाँ पर नदियों में पानी आना सूख गया था, नदियों का पानी सूख गया था और मरुस्थल के बढ़ने के कारण इस सभ्यता का विनाश हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयपुर के धूलकोट का संबंध किस सभ्यता से है? तो आहड़ सभ्यता से है। उदयपुर के धूलकोट का संबंध आहड़ सभ्यता से है। किस स्थान को पहले ताम्रवती के नाम से जाना जाता था? तामावती नहीं है, ताम्रवती, यानी कि किस स्थान को पहले ताम्रवती के नाम से जाना जाता था? तो धूलकोट को पहले ताम्रवती के नाम से जाना जाता था। धूलकोट की दीवारें किस से बनी होती थी? तो धूलकोट की दीवारें पत्थर और मिट्टी की बनी हुई होती थी।
किस सभ्यता में मकानों से हमें 6 चूल्हे प्राप्त हुए हैं? किस सभ्यता में मकानों से, एक मकान से हमें 6 चूल्हे प्राप्त हुए हैं? तो ये आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। एक परिवार में 6 चूल्हों का मिलना किस बात का प्रतीक था? तो ये सामूहिक परिवार का प्रतीक था कि परिवार उस समय सामूहिक रहा करते होंगे। कौन सी सभ्यता जहाँ उच्च कोटि के चावल उत्पन्न किए जाते थे? तो ये भी आहड़ सभ्यता के अंदर किए जाते थे। उच्च कोटि के चावलों का उत्पादन होता था वो आहड़ सभ्यता के अंदर होता था। आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए चूल्हे किस प्रकार के थे? भट्टी नुमा आकार के थे। कौन से स्थल के निवासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे? तो आहड़ सभ्यता के निवासी ही बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, आहड़ सभ्यता से प्राप्त मिट्टी के बर्तन किस रंग से रंगे हुए थे? तो लाल रंग में रंगे थे मिट्टी के बर्तन जो थे आहड़ सभ्यता से जो प्राप्त हुए थे। राजस्थान के किस सभ्यता स्थल में 26 किस्म की मणि तथा 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरें प्राप्त हुई हैं? तो आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुई हैं। यानी कि आहड़ सभ्यता से हमें 26 किस्म की मणि मिली हैं, 26 तरह की मणि, 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरें प्राप्त हुई हैं। धूलकोट के विध्वंस के बाद यहाँ के लोगों ने कौन से नए नगर की स्थापना की? नए नगर में आए तो गिलुंड और भगवानपुरा बसाए धूलकोट के विध्वंस के बाद। उदयपुर की बल्लभ तहसील का बालाथल किस सभ्यता से संबंधित है? तो ये ताम्रपाषाण सभ्यता से संबंधित है। ताम्रपाषाणकालीन आहड़ सभ्यता से संबंधित है। उदयपुर का बल्लभ तहसील का बालाथल, उदयपुर की बल्लभ तहसील का बालाथल जगह जो है वो ताम्रपाषाणकालीन आहड़ सभ्यता से संबंधित है। किस सभ्यता स्थल से 11 कमरों का एक बड़ा भवन एवं दुर्ग जैसे चिन्ह प्राप्त हुए हैं? तो बालाथल से प्राप्त हुए हैं। बालाथल में ताम्र सभ्यता के अलावा और किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त होते हैं? तो लोहकालीन सभ्यता के भी अवशेष प्राप्त होते हैं बालाथल से। लोहा गलाने की भट्टियां कहां से प्राप्त हुई हैं? तो बालाथल से प्राप्त हुई हैं लोहा गलाने की भट्टियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैराठ जयपुर के अलावा किस स्थान से बुने हुए वस्त्रों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं? तो बालाथल से बुने हुए वस्त्रों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बुने हुए वस्त्रों के अवशेष गणेश्वर से भी प्राप्त हुए हैं। हाथ से बुने वस्त्रों के अवशेष गणेश्वर से भी प्राप्त हुए। 35वां क्वेश्चन है, गणेश्वर सभ्यता के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? तो सीकर जिले की नीम का थाना तहसील में गणेश्वर नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। गणेश्वर सभ्यता को किस नाम से जाना जाता था? तो ताम्र संचित संस्कृति के नाम से इसको जाना जाता था। नेक्स्ट है, गणेश्वर से कौन से तांबे का उपकरण पश्चिम तथा मध्य एशिया में निर्यात किया जाता था? यानी कि गणेश्वर सभ्यता से तांबे का कौन सा उपकरण था जो पश्चिमी विश्व में, यानी कि पश्चिमी देशों में और मध्य एशिया के अंदर निर्यात किया जाता था? तो वो था दोहरी परतदार श्रय वाली तांबे की पिन। दोहरी परतदार श्रय वाली तांबे की पिन निर्यात की जाती थी यहाँ से, ऐसा सबूत मिला है। गणेश्वर सभ्यता से कितने प्रकार के मिट्टी के पात्र पाए जाते थे? 2 प्रकार के मिट्टी के पात्र पाए गए गणेश्वर सभ्यता में। लोहकालीन पुरातात्विक स्थल राजस्थान के कौन कौन से थे? तो लोहकालीन पुरातात्विक स्थल राजस्थान के जो थे वो बैराठ था, शांभर था, बागौर था, रेड आदि थे। यानी कि बैराठ, शांभर, बागौर और रेड आदि स्थल लोहकालीन सभ्यता के थे। बैराठ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये जयपुर जिले में पड़ता है बैराठ जो है। इसे उस समय पर विराट नगर के नाम से जानते थे बैराठ को, वर्तमान बैराठ को। वीजक की पहाड़ियां और भीम डोंगरी का संबंध किस स्थान से है? तो बैराठ से है। बीजक की पहाड़ियां और भीम डोंगरी का संबंध जो है वो बैराठ सभ्यता से है। महाभारत काल में बैराठ किस नाम से जाना जाता था? तो इसको बैराट नगर के नाम से जाना जाता था, जैसे अभी बताया। महाभारतों ने 1 वर्ष का अज्ञातवास का समय कहाँ बिताया था? तो बैराट नगर में बिताया था। राजस्थान में मौर्य काल का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो बैराठ प्रमुख केंद्र था राजस्थान में मौर्य काल का। किस स्थान से अशोक के भब्रू शिलालेख एवं बौद्ध मठों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये बैराठ से प्राप्त हुए हैं। बैराठ शिलालेख कहिए या भाब्रू शिलालेख कहिए, एक ही बात है। भाब्रू शिलालेख को ही बैराठ शिलालेख कहा जाता है। बैराठ शिलालेख और बौद्ध मठ के अवशेष जो प्राप्त हुए हैं ये
बैराट से प्राप्त हुए। राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से एक कमरे में 36 चांदी की मोहरें प्राप्त हुई हैं, 36 चांदी की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, तो ये बैराट से प्राप्त हुई हैं। एक कमरे से 36 चांदी की मुद्राएं बैराट से प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट, 36 चांदी की मुद्राओं में से कितने भारतीय यूनानी शासकों की मुद्राएं थीं? तो 28 मुद्राएं भारतीय यूनानी शासकों की थीं, 36 में से जो पाई थी। 36 चांदी की मुद्राओं में से कितनी मुद्राएं पंचमार्क हैं? पंचमार्क अंकित है कितनी मुद्राओं पर? तो वो 8 मुद्राओं पर अंकित था। कहाँ की खुदाई में स्वास्तिक, ये गलत लिखा है, कहाँ की खुदाई में स्वास्तिक तथा त्रिरत्न चक्र के चिन्ह युक्त अलंकृत घड़े, त्रिरत्न, तीन रत्न के तीन रत्नों वाले चक्र, त्रिरत्न चक्र के चिन्ह से युक्त अलंकृत घड़े एवं स्वास्तिक, दीपक, नाचता हुआ पक्षी, पत्थर की संदूक, लोहे की कील और हाथ से बने हुए वस्त्र प्राप्त हुए हैं, तो ये बैराट से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है यस, राजस्थान में इसके अलावा और भी कुछ सभ्यताएं हैं। वो हैं राजस्थान में भीलवाड़ा जिले में बांगौर, भीलवाड़ा जिले में बागौर, उजियाना, बागौर और उजियाना, 2 जगह पे सभ्यताएं मिली हैं हमें, भीलवाड़ा जिले में बागौर और उजियाना। जयपुर जिले में स्थित शांभर और जोधपुरा, जयपुर जिले में शांभर और जोधपुरा। टोंक जिले में स्थित नगर और रेड, टोंक जिले में नगर और रेड। चित्तौड़ में नगरी, भरतपुर में नौह और दर, जालौर में भीनमाल, राजसमंद में पचमता और गिलुंड, राजसमंद में पचमता और गिलुंड। आदि सभ्यता स्थल पाषाण, ताम्रपाषाण तथा ताम्र लौहकालीन संस्कृतियों के मिले हैं। नेक्स्ट है गणेश्वर में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं, ताम्र उपकरण बहुतायत में मिले हैं। इसका कारण खेजड़ी में ताम्र भंडारों की निकटता रही होगी, क्योंकि खेजड़ी में तांबा बहुत मिलता है आज के डेट में भी, तो ताम्र भंडार हमें वहाँ पे बहुत मिले हैं गणेश्वर सभ्यता के अंदर। तो इनमें से प्रमुख औजार कौन कौन से हैं? वो हैं तांबे के उपकरण में बाण, तांबे के उपकरणों में बाण, छेनी, मछली पकड़ने के कांटे, उस तरह के फलक, अंगूठियां आदि प्रमुख रूप से प्राप्त हुई हैं। तो ये हमारा पाठ था। इसमें ये देखो, ये एक नक्शा दिया हुआ है जो आपको दिख रहा होगा, शायद पूरा नहीं दिख रहा, तो इसे ऊपर नीचे करके देख लेना थोड़ा सा। इसमें राजस्थान के प्राचीन सभ्यताओं के वो दिए हुए हैं कि कौन सी सभ्यता किस जिले में मिली थी। जैसे कालीबंगा, पीलीबंगा, ये क्या नाम है, रंगमहल, बड़ा पोल, ये सारी सभ्यताएं हनुमानगढ़ में मिली थी, गंगानगर हनुमानगढ़ के बीच में। सुनारी सभ्यता झुंझुनू में मिली थी, गणेश्वर सीकर में मिली थी, बैराट जयपुर में मिली थी, दर भरतपुर में मिली थी। इस तरह से ये सभ्यताएं दी हुई हैं। नगर, रेड और टोंक, रेड और नगर टोंक जिले में मिली थी। ये सारी सभ्यताएं दी हुई हैं। ये पूरा मैप आपके सामने है, आप इसको थोड़ा सा पॉज करके देख लेना। चलो, इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, आपने हमारा, अगर आप चैनल अभी तक लाइक नहीं किया हो, सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो हमारे इस चैनल को एग्ज़ाम पार अब की बार हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, परिवार का हिस्सा बन जाइए और घंटे वाले बटन को भी दबाएं, लाइक और शेयर भी करें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।